नए चैप्टर की शुरुआत इस बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल से होती है कि क्या एक आदमी केवल अपने पर्सनल एफर्ट से चेतना विकसित कर सकता है। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति यह तय करे कि उसे किसी बाहरी सहायता की ज़रूरत नहीं है और वह खुद को समझकर खुद ही चीज़ों को सीखकर अपने भीतर वह ऊंचाई वह इम्प्रूवमेंट ला सकता है। यह प्रश्न सुनने में बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के ईगो को संतुष्ट करता है। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम अपनी खोज के खुद ही मालिक बन सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें बारीकी से यह देखना होगा कि क्या एक सोता हुआ आदमी खुद को जगा सकता है? क्या एक मशीन खुद को रीप्रोग्राम कर सकती है? इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ लोगों ने अकेले जंगलों या गुफाओं में जाकर सत्य की खोज की, लेकिन क्या उन्होंने वाकई बिना किसी इशारे या बिना किसी सिस्टम के उसे पा लिया? इसे हम एक साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो एक भूल भुलैया में फंसा हुआ है, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर इधर उधर दौड़ सकता है, वह बहुत एफर्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि वह उस भूल भुलैया के अंदर है, इसलिए उसे यह कभी नहीं पता चल पाएगा कि सही रास्ता कौन सा है। उसे ऐसे किसी व्यक्ति के गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो उस भूल भुलैया के ऊपर खड़ा हो और जिसे पूरा मैप दिखाई दे रहा हो। ठीक वैसे ही एक आदमी अपनी बुद्धि का उपयोग करके नई नई इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी कर सकता है, लेकिन कॉन्शसनेस कोई जानकारी नहीं है जिसे पढ़कर सीखा जा सके। यह एक अलग लेवल ऑफ माइंड है। एक साइंटिस्ट जिसे थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग किए और बल्ब का इन्वेंशन किया, वह उनका पहला व्यक्तिगत एफर्ट था, लेकिन यह संसार की वस्तुओं पर किया गया प्रयास था। जब बात स्वयं को बदलने की आती है तो आदमी की अपनी लिमिटेशंस आड़े आ जाती हैं। आदमी का अपना एफर्ट अक्सर उसकी पुरानी आदतों का ही विस्तार होता है। यदि मैं गलत दिशा में भाग रहा हूँ तो मेरा हर एफर्ट मुझे मंजिल से और दूर ले जाएगा। यहाँ समस्या यह है कि आदमी को यह पता तो है कि वह कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि क्या और कैसे करना है। बिना किसी सही सिस्टम या स्कूल के मार्गदर्शन के आदमी का अपना प्रयास अक्सर गोल गोल घूमने जैसा होता है। वह मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए यह सवाल कि क्या मैं अकेले यह कर सकता हूँ, असल में हमारी उस मैकेनिकल प्राइड का हिस्सा है जो हमें यह मानने नहीं देती कि हम एक ऐसी जेल में बंद हैं जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। विकास की इस यात्रा में खुद को बेहतर बनाने की इच्छा तो हमारी हो सकती है, लेकिन उस इच्छा को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें एक ऐसी ज्ञान ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमसे उच्च स्तर से आती हो। यह बात मनुष्य के वास्तविक लेवल पर निर्भर करती है कि वह अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता है या नहीं। आदमी जिस धरातल पर स्थित है वही यह तय करता है कि उसकी प्रोग्रेस की संभावनाएं क्या हैं। यदि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप आदमी की बात करें तो यह एक ऐसी मशीन है जो स्वयं को बिल्कुल नहीं जानती। वह पूरी तरह अंधकार में है कि उसके भीतर के पुर्जे कैसे काम करते हैं। सिद्धांत रूप से यदि यह मशीन अपने आप को जान जाए और एक विशेष लेवल तक पहुंच जाए तो वह अपनी विल और एफर्ट से कॉन्शसनेस डेवलप कर सकती है। लेकिन समस्या यही आती है क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप आदमी खुद को नहीं जानते, इसलिए वे अपनी इस मैकेनिकल नींद से बाहर निकलने का रास्ता खुद नहीं ढूंढ सकते। इस यात्रा को शुरू करने के लिए उन्हें सबसे पहले कुछ बुनियादी नॉलेज और कुछ विशेष मेथड्स की सख्त आवश्यकता होती है। केवल मेथड्स ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन मेथड्स का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है ताकि वह आदमी यह समझ सके कि उसे क्या करना है। ह्यूमन एक ऐसी मशीन है जो बाहरी इन्फ्लुएंसेस के अधीन काम करती है। जैसे समुद्र की लहरों पर एक छोटा सा तिनका बहता है, वैसे ही एक साधारण मनुष्य बाहरी परिस्थितियों के इशारों पर नाचता है। यही कारण है कि वह अपने आप कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। यदि उसे वह आवश्यक नॉलेज और एक्सप्लेनेशन मिल जाएं, तो वह अपनी मशीनरी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह अपने आप को जानने लगता है, वह एक अलग मशीन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यहीं से उसके वास्तविक डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। इसे हम एक सरल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक आधुनिक कंप्यूटर या स्मार्ट मशीन है, जब तक उसे यह नहीं पता कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, वह केवल वही करेगी जो उसे कमांड दी जाएगी। लेकिन अगर उसे वह कोडिंग नॉलेज मिल जाए जिससे वह अपने ही एरर्स को देख सके,
तो वह अपनी कार्य प्रणाली बदल सकती है। कठिनाई यह है कि वह आदमी इस नेसेसरी नॉलेज को अपने आप कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वह इसे खुद इन्वेंट नहीं कर सकता। उसे यह ज्ञान उन लोगों या उन सिस्टम से लेना ही होगा जो पहले से इस रास्ते पर चल चुके हैं। जैसे एक व्यक्ति जो अंधेरे कमरे में बंद है, वह बाहर निकलने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन उसे माचिस या रोशनी का स्रोत बाहर से ही प्राप्त करना होगा। एक बार रोशनी मिल जाने के बाद चलना उसका अपना एफर्ट हो सकता है, पर पहली चिंगारी उसे बाहर से ही लेनी पड़ती है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा प्रश्न है जो हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू करता है। अक्सर यह कहा जाता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता स्वयं को निष्पक्ष रूप से देखने से निकलता है, लेकिन जैसे ही हम यह एफर्ट शुरू करते हैं, हमें एक अजीब रुकावट महसूस होती है। इसे हम एक पैराडॉक्स की तरह देख सकते हैं। मान लीजिए आप अपने सामने रखी किसी चीज़ को देख रहे हैं। जब तक आपका पूरा फोकस उस ऑब्जेक्ट पर है, आप उसे देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप खुद को याद करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं देख रहा हूँ, आपका फोकस उस ऑब्जेक्ट से हटकर अपनी ओर चला जाता है। यही बात सुनने के साथ भी होती है। यदि आप किसी की बात सुनने के बजाय इस बात पर फोकस करने लगें कि मैं सुन रहा हूँ, तो सामने वाले के शब्द आपके कानों तक तो पहुँचते हैं, पर उनका अर्थ आपके अनुभव से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी अटेंशन का एक लिमिटेड कोटा है, या तो वह बाहर जा सकती है या भीतर आ सकती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाकई कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव कर रहा है या यह केवल एक डिस्ट्रैक्शन है? क्या ऐसा कोई एग्जैक्ट एक्सपीरियंस पॉसिबल है जहां आदमी ऑब्जेक्ट को भी देखे और अपनी कॉन्शियसनेस को भी मेंटेन रखे? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही सटल सूक्ष्म रियलिटी को समझना होगा। साधारण अवस्था में हमारी अटेंशन वन वे एरो, एक तरफा तीर की तरह होती है जो सिर्फ बाहर की ओर देखती है। इसे हम फैसिनेटेड स्टेट कहते हैं, जहां हम चीज़ों में खो जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस का असली एक्सपीरियंस तब शुरू होता है जब हम अपनी अटेंशन को डबल हेडेड एरो, दो तरफा तीर बनाने का एफर्ट करते हैं। यह एक ऐसा एग्जैक्ट एक्सपीरियंस है जिसमें एक सिरा बाहर ऑब्जेक्ट की ओर और दूसरा सिरा अपने सेंटर की ओर। इसे सेल्फ रिमेंबरिंग कहा जाता है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी मशीन एक बार में एक ही जगह फोकस करने की हैबिट में है। जैसे ही हम खुद को याद करते हैं, हम बाहर का होश खो देते हैं, लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है। इसे हम एक ड्राइवर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक अनुभवी ड्राइवर सड़क को भी देखता है और साथ ही उसे अपनी गाड़ी की स्थिति और अपने बैठने के तरीके का भी एहसास रहता है। यह एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल अवेयरनेस दोनों हैं। वह सड़क में खो नहीं जाता, बल्कि वह होश में रहकर ड्राइविंग करता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का उद्देश्य यह नहीं है कि आप दुनिया को देखना बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप देखते हुए यह न भूलें कि आप वहाँ मौजूद हैं। जब आप अपनी बात सुनने के दौरान भी एक छोटा सा हिस्सा अपने होश के लिए बचा कर रखते हैं, तब आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल सच में इम्प्रूव होने लगता है। यह पूरी तरह पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और उन मेथड्स की ज़रूरत होती है जो हमारी अटेंशन को विभाजित करना सिखाते हैं। जब आप इस डिवाइड अटेंशन को साथ लेते हैं, तब आप एक साथ ऑब्जेक्ट की नॉलेज भी प्राप्त करते हैं और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ाते हैं। यही वह पॉइंट है जहां से आदमी एक अलग मशीन की तरह काम करना शुरू करता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिमेंबरिंग के साथ जो सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी घटना घटती है, वह हमारे अटेंशन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस हो सकता है क्योंकि हमारी पुरानी आदत केवल बाहर की तरफ देखने की है, लेकिन जैसे ही हम संयम के साथ और बिना किसी ज़बरदस्ती के थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, हमें जल्दी ही इस बात का एहसास हो जाता है कि यह पूरी तरह पॉसिबल है। हम एक ही समय में उस ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और खुद को भी महसूस कर सकते हैं कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। सेल्फ रिमेंबरिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट और फ़ायदा हमारे एम उद्देश्य को लेकर दिखाई देता है। यह बिल्कुल सच है कि जब हम खुद को याद करने का एफर्ट करते हैं, तो शुरुआत में हमारी वर्किंग कैपेसिटी यानी काम करने की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी एनर्जी अब दो जगह बटी हुई है। लेकिन इसका सबसे शानदार परिणाम यह है कि उस काम में डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। जब आप होश में होते हो तो आपका फोकस अपने काम पर लगातार बना रहता है। इसके विपरीत यदि हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करते, तो हम पूरी तरह उस ऑब्जेक्ट या सामने वाली चीज़ में खो जाते हैं।
जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारा मन उस चीज़ से जुड़ी पुरानी यादों और संसार की बातों में उलझ जाता है। ये यादें हमारे भीतर एक स्टिमुलस सनसनी पैदा करती हैं, जो हमें नए एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका हमारे वर्तमान काम से कोई लेना देना नहीं होता। इसे हम एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपको किसी फेवरेट पसंदीदा खाने की याद आ जाती है। यदि आप सेल्फ रिमेंबरिंग की स्थिति में नहीं हैं, यानी आपको अपना होश नहीं है, तो वह याद आपको इतना स्टिमुलस कर देगी कि आप तुरंत उठकर खाने की ओर चल दोगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस विचार की कठपुतली बन चुके हैं। यही वह बिंदु है जहां हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। बिना सेल्फ रिमेंबरिंग आत्मस्मरण के हम हर क्षण के बाद नए एक्शंस लेने पर मजबूर होते रहते हैं। इसका मतलब यह निकलता है कि हम इस संसार में लगातार भटकते रहते हैं। हम चाहे कितना भी बड़ा एम बना लें, उसे कभी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड बाहरी उत्तेजनाओं और घटनाओं के प्रति रिएक्शन देते रहते हैं। सेल्फ रिमेंबरिंग क्रिया हमें इस भटकाव से बचाती है। यह हमें उस एम उद्देश्य पर लंबे समय तक टिके रहने की शक्ति देती है जब आप होश में होते हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो कोई भी याद या कोई भी बाहरी आकर्षण आपको आपके रास्ते से हटा नहीं पाता। आप अपनी मर्जी के मालिक बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं और एक पपेट बनने से इनकार कर देते हैं। यही वह ढाल है जो हमें हमारी ही मैकेनिकल यांत्रिक आदतों के हमले से बचाती है। जीवन की गहराइयाँ ऐसी हैं जिन्हें केवल थ्योरेटिकली नहीं समझा जा सकता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें या कितने भी लेक्चर सुन लें, लेकिन कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए प्रैक्टिकल करना अनिवार्य है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तैरने के बारे में सब कुछ जान लेना और वास्तव में पानी में उतरने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अपनी कॉन्शसनेस को इम्प्रूव करना और साथ ही अपनी डेली एक्टिविटीज, सांसारिक क्रियाओं को भी पूरे ध्यान से करना, यह एक ऐसी कला है जिसे केवल करके ही सीखा जा सकता है। जब आप मार्केट में हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या परिवार के बीच में हो और उस भागदौड़ के बीच अचानक खुद को याद करते हैं, वाह मैं यहाँ हूँ, तब जो अनुभव होता है वही वास्तविक एक्सपीरियंस है। यही वह क्षण है, अपने को याद करने का क्षण, जब आपको जीवन का एक बिल्कुल नया, ताज़ा और अद्भुत अनुभव होता है। यह अनुभव आपको बताता है कि आप केवल एक मशीन नहीं हैं जो परिस्थितियों के धक्के से चल रही है, बल्कि आप एक महान जागरूक सत्ता भी हो सकते हैं। जब आप बाहर की दुनिया की आवाज़ों के बीच अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तब आप इसे सही मायने में समझ पाते हैं। इसे हम एक पुराने उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन का द्वंद्व। जब तक वह केवल थ्योरी में था, वह परेशान था, लेकिन जैसे ही उसने कर्म के बीच अपने होश अवेयरनेस को साधा, उसे एक नया विजन मिला। ठीक वैसे ही जब हम अपनी डेली रूटीन के बीच सेल्फ रिमेंबरिंग का प्रयोग करते हैं, तो हमारा हर साधारण काम एक महान कर्म बन जाता है। तभी हम ये जान पाते हैं कि वास्तविक जीवन वह नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है, बल्कि वास्तविक जीवन वह है जिसे हम होश में रहकर जी रहे हैं। यह प्रैक्टिकल अप्रोच ही हमें उस इल्यूजन से बाहर निकालती है और हमें सच में एक कॉन्शियस माइंड बनने की दिशा में ले जाती है।